नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। बिहार में फिर से नौकरियों की बहार आ गई है। 4,500 पदों पर निकली वैकेंसी। जी अगर आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली गई है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। और इस भर्ती के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर महीने 40,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। बिहार में इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती के लिए टोटल 4,500 पद भरे जाएंगे और जिनमें से जनरल के लिए 979 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 245, एससी के लिए 1243 और एसटी के लिए 55, ईबीसी के लिए 1170 और बीसी के लिए 640 पद, तो वहीं डब्ल्यूबीसी के लिए 160 पद तय किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का काम सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और कल्याण केंद्रों पर आशा कर्मियों और अन्य देखभाल प्रदाता टीम का नेतृत्व करना होता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए 21 नवंबर तक लास्ट डेट है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दें। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। टोटल 110 घटनाओं का जिक्र करते हुए उठाए सवाल। जी हां, बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर अब निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार में हो रही 110 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और इस घटनाओं का जिक्र करके तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार को घेरा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में कहा है कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है और साथ ही उन्होंने पूरे अपराध का एक लिस्ट तैयार किया। उन्होंने कहा है कि अररिया में बदमाशों ने की कारोबारी की हत्या, पटना में सब्जी विक्रेता की पीट कर हत्या कर दी गई, बांका में दिव्यांग वृद्ध दंपत्ति की हत्या हुई, पटना के खगौल में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई, भागलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गया में युवक की गोली मारकर हत्या हुई, मुंगेर में रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। और इसी तरह टोटल 110 आपराधिक घटनाओं के बारे में तेजस्वी यादव ने लिस्ट तैयार करके बिहार में सरकार पर और साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि खबरदार खबर नवीसों, अगर किसी ने इसे जालिम राज, जंगल राज और दैत्य राज कहा तो ये विशेष अधिकार तो बस इस राज्य के संरक्षकों और प्रधानमंत्री जी को ही है। और विगत दिनों में रूह को कंपकपाने वाली मुख्य घटनाओं, मुख्य हत्याओं का संक्षिप्त लेखा जोखा देखिए। तो तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर अब सियासत होनी तो तय है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई 110 घटनाओं का जिक्र करके बिहार की सरकार पर निशाना साधा है, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के पोस्ट का जवाब सत्ताधारी दल के नेता किस रूप में देते हैं। बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। 7 नवंबर से होगा आवेदन शुरू। जी हां, बिहार में बीपीएससी के तहत सभी सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए 7 नवंबर से आवेदन शुरू होने वाले हैं और शिक्षकों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का टाइम मिलेगा। और मीडिया से बातचीत करते हुए इधर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी बताया है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले ही पूरी कर ली जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग को प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सॉफ्टवेयर ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद शिक्षक अपने नए पोस्टिंग वाले स्कूल में 1 जनवरी 2025 से पढ़ाना भी शुरू करेंगे। नए साल में उनको नया स्कूल मिल जाएगा। वहीं इस बार दिव्यांगों के लिए खास सहूलियत दी जाने वाली है। देखिए, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे शिक्षक जो दिव्यांग हैं उन्हें अपने खुद के पंचायत में ही पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही महिला शिक्षिकाओं को भी 10 पंचायतों में से विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। और वहीं बात करें अगर पुरुष शिक्षकों की, तो अब उन्हें 10 अनुमंडल तक चुनने का मौका मिलेगा। और शिक्षकों की कहां पर पोस्टिंग नहीं होगी ये भी बता दिया गया है। देखिए, गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी, मेल टीचर के पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी और ट्रांसफर ऑप्शन नहीं दिए जाने पर तबादला बिल्कुल नहीं होगा। बिहार में इस बार लगभग 6 लाख छात्र योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। प्रधानाध्यापक की गलती की सजा छात्रों को मिलेगी।
जी हां, बिहार के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 5,75,000 से भी अधिक छात्रों का सरकारी योजनाओं का इस बार उनको लाभ नहीं मिलेगा। और इसकी वजह यहां पढ़ने वाले 5,75,000 से अधिक छात्रों के आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने 5 महीने पहले ही प्रधानाध्यापकों को छात्र के आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया था। 5 महीने में 6 बार से भी अधिक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन प्रधानाध्यापकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और प्रधानाध्यापक की गलती की सजा छात्रों को मिलने वाली है। तो देखिए, आधार कार्ड का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर इन छात्रों का नाम छात्रवृत्ति, किताब, ड्रेस, साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप के साथ ही अन्य योजनाओं की लिस्ट से कट जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बगैर आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन वाले छात्रों की लिस्ट तैयार करने के लिए कह दिया है और लिस्टिंग के बाद कार्रवाई होने वाली है। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी करवा लें, नहीं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 25 नवंबर तक का लास्ट डेट दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापकों को भी कहा गया है कि वे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के डाटा लीक पर अब मीसा भारती ने बयान दिया, कहा कि प्रशांत किशोर का यही काम है, पीके क्या पीएम भी फोन कर लें तो हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे। जी हां, बिहार आरजेडी के 4 लाख सक्रिय नेताओं का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, राजनीति का कार्य क्षेत्र के साथ ही पूरा पर्सनल डाटा लीक हो गया है और पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो गए हैं और पता लगाया जा रहा है कि किसने, क्यों और किस एवज में ऐसा किया है, किसने डाटा लीक किया है। और आरजेडी नेता तेजस्वी इस मामले पर आला नेताओं को अब निर्देश भी दे चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के करीब 4 लाख सक्रिय सदस्यों का पूरा डाटा आरजेडी कार्यालय के कंप्यूटर में फीड है और इसमें एक एक पंचायत के नेताओं की पूरी जानकारी है, पर पूरा डाटा जनसुराज पार्टी के मैनेजरों के पास भी पहुंच गया है। ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय में कंप्यूटर चलाने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मीडिया प्रभारी या फिर मुख्यालय प्रभारी किस स्तर से डाटा लीक हुआ है और सभी के संपर्कों को खंगाला जा रहा है। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं के डाटा लीक पर अब सांसद मीसा भारती ने बयान दे दिया है। मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर का क्या काम है, वो पहले भी जो करते थे वही अब भी कर रहे हैं। उनकी यात्रा का तो यही मतलब है कि जनता उनसे जुड़ी हुई नहीं है और इसलिए वह दूसरे दलों के नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, प्रधानमंत्री भी अगर हमारे दल के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं को फोन करेंगे तो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की ऑडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव को अभी भी धमकियां मिल रही है। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि रात 12 बजे घर की रेकी भी की गई और दोस्तों के जरिए अब मुझे धमका रहे हैं कि सुधर जाओ वरना मार देंगे। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने दावा किया है कि सांसद को मिली धमकी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ नहीं है, न ही धमकी दुबई से दी गई है। वहीं इधर पप्पू यादव ने, सांसद ने कह दिया है कि धमकी किसी एक शख्स की ओर से नहीं मिल रही है। 14 अक्टूबर से यह सिलसिला जारी है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि शुक्रवार देर रात को उनके गाँव खुर्दा में उनके घर की रेकी भी की गई क्योंकि गुरुवार को वो नहीं थे। और इतना ही नहीं, सांसद ने यह भी कहा कि उनके साथ साथ उनके दोस्तों को भी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि शुक्रवार की देर रात को उनके गांव खुर्दा में उनके घर की रेकी भी की गई क्योंकि गुरुवार को वो वहां नहीं थे। और इतना ही नहीं, सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उनके साथ साथ उनके दोस्तों को भी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा गया कि उन्हें कह दें इस रास्ते को छोड़ दें नहीं तो खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि हमारे देश का कानून मजबूत और सक्षम है। कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं। मुझे नहीं पता कौन गिरफ्तार हुआ, उसका किससे क्या कनेक्शन है और वह किस गिरोह से है।
सरकारी स्कूल में बच्चों के बनने वाले अटेंडेंस में होगा बदलाव। नए साल में नए नियम होंगे लागू। जी हां, बिहार में अब फर्जी अटेंडेंस पर रोक लगाई जाएगी। नए साल में विद्यालयों में बच्चों का अटेंडेंस अब डिजिटल तरीके से बनेगा। ऑटोमेटिक फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों का अटेंडेंस बनेगा और इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। उन्होंने बताया कि इसका ट्रायल चल रहा है जो पूरी तरह से सफल रहा है और इसके तहत अब स्कूलों में टैब के जरिए बच्चों का, स्टूडेंट्स का अब फेस रीडिंग कराया जाएगा। कैमरा से उनकी तस्वीर ली जाएगी और ऐप के माध्यम से उनका अटेंडेंस बनाया जाएगा और इसके लिए बिहार के स्कूलों में अब टैब भी खरीद कर दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी से ही बिहार में सभी सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए बच्चों की डिजिटल हाजिरी ली जाएगी। साथ ही बिहार में अंग्रेजी माध्यम से अब पढ़ाई होने वाला है। कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में हिंदी के साथ अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाई को प्रमोट किया जाएगा। दोनों मीडियम में अब किताबें भी छपवाई जाएंगी और स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी मीडियम की किताबें भी रहेंगी और बच्चे वहां से पढ़ सकेंगे। स्कूल में शिक्षकों को भी निर्देश दिया जाएगा कि हिंदी में समझाने के बाद उसे अंग्रेजी में भी समझाएं। बिहार में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 3000 की हुई पार। प्रवासियों के आने से बढ़ सकता है संकट। जी हां, बिहार में डेंगू मरीजों के अगर 24 घंटे की अगर रिपोर्ट की बात करें तो देखिए बिहार में डेंगू के 153 नए मरीज मिले हैं और इसमें सिर्फ पटना में ही 70 डेंगू पीड़ित हैं और पूरे राज्य में अब डेंगू मरीजों की संख्या टोटल मिलकर अब 7489 हो गई है और इस साल अब तक सिर्फ पटना में ही 3712 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं और इस साल पर्व के दौरान घर लौटने वाले प्रवासियों के कारण संकट और भी बढ़ सकता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग ऐसी बीमारी के मिलने वाले केस के मद्देनजर सतर्क है और आने वाले प्रवासियों की डेंगू की जांच कराई जा रही है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा कि अपने परिवार के अलावा किसी को भी आगे बढ़ाने की औकात नहीं। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सम्राट चौधरी सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के तरफ से दिया गया बयान है। मीसा भारती ने कहा है कि सम्राट लालू यादव की गलती की वजह से आज नेता बन गए हैं, वरना उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। और इनके बाद अब इसको लेकर सम्राट चौधरी ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दे दिया है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि मीसा जी को बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि मेरी राजनीति में उत्पत्ति उनके पिता लालू प्रसाद यादव के अत्याचार के खिलाफ ही हुई है। उनके अत्याचार की वजह से हम राजनीति में आए हैं और हम तो उनके खिलाफ जीत कर आए हैं और अब उनके और उनके परिवार के लोगों को अगर गलतफहमी है तो फिर इसका और क्या जवाब दिया जा सकता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो बिहार में भ्रष्टाचार से जाने जाते हैं, लेकिन हमने हजारों लाठियां खाई है। इतना ही नहीं, मेरे घर को तोड़ दिया गया, हमारे परिवार के 22 लोग निर्दोष लोगों को जेल में भेज दिया गया और वो तो हमने ह्यूमन राइट से केस जीता था और इसलिए लालू प्रसाद यादव को ये आदत है। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की औकात सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही राजनीति में लाने का है, इसके अलावा वह किसी को भी नहीं ला सकते। बिहार में शिक्षा विभाग ने किया बड़ा ऐलान। मार्च महीने से बच्चों को नहीं झेलनी होगी बड़ी समस्या, तैयार हुआ नया प्लान। जी हां, बिहार के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अब बिहार के अंदर अगले साल यानी मार्च तक अब नया वर्ग कक्ष तैयार हो जाएगा और यानी कि अब स्टूडेंट टूटे फूटे क्लासरूम में अब पढ़ाई नहीं करेंगे और अब उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तरह ही बेहतर क्लासरूम मिलेगा, साफ सुथरा नया क्लासरूम मिलेगा और इस बात की जानकारी खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। दरअसल डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा की बात में शिक्षकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो निर्माण का हमारा लक्ष्य मार्च तक का है, लेकिन संभावित विलंब को देखते हुए हमने जून तक का समय दिया है और इस दौरान जरूरत के अनुसार सभी विद्यालयों में एक्स्ट्रा क्लासरूम भी निर्माण किया जाएगा। बिहार में होने वाले उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा सीट पर हो रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का खेल। जी हां, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर बाइपोल इलेक्शन होने वाले हैं और वोटिंग 13 नवंबर को होगी और जो मतों की गिनती है, मतों का गणना
23 नवंबर को होगा। बिहार के इन चारों सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के अलावा नई पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वैसे तो यह सिर्फ उपचुनाव है, लेकिन इसे अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन की साख की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। और इन चारों विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो एक सीट है बेलागंज की सीट, जो काफी चर्चा में है और इस सीट पर कई सालों से आरजेडी का कब्जा है। इस सीट से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस सीट से जेडीयू के टिकट से मनोरमा देवी भी उनके सामने हैं और वहीं यहां से जनसुराज पार्टी से मोहम्मद अमजद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं जेडीयू ने दावा कर दिया है कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं लोग, यानी कि मनोरमा देवी ने दावा किया है कि वह इस बार चुनाव जीत रही हैं क्योंकि बेलागंज की जनता बदलाव चाहती है। वहीं न्यूज एजेंसी INA से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए माहौल कैसा है ये जनता बताएगी। और वहीं देखिए, इधर आपको यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर के आने से यहां खलबली मच गई है। जनसुराज पार्टी के आने से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से एनडीए और इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है और पहले इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार ने कोई काम नहीं किया है। तो अब यह दावा है कि हम निश्चित तौर पर यहां से जीत जाएंगे, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार बेलागंज सीट पर सबसे अधिक यादव मतदाता हैं और इसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और आरजेडी का वोट बैंक हमेशा से यादव और मुस्लिम समाज के लोग माने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यदि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अमजद यदि मुस्लिम वोटरों को मनाने में अगर सफल रहे तो फिर आरजेडी की राह मुश्किल हो सकती है, यानी कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का खेल। बिहार के कटिहार में बीच नदी में पलट गई नाव, 7 लोग हुए लापता, कुल 11 लोग थे सवार। जी हाँ, देखिए, बिहार के कटिहार से एक दर्दनाक खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल घटना की सूचना नजदीकी थाने की पुलिस को दे दी गई और इसके बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम मामले की तहकीकात में लग गई है। वैसे जानकारी के मुताबिक मनिहारी दिलारपुर के केवला घाट के पास एक नाव डूबा है और इस नाव में कई लोग सवार थे। इस नाव पर किसान लोग सवार थे जो परवल की खेती करते थे और कल भी वो परवल लाने जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं खेती करने जा रहे किसान सवार नाव के डूबने से कई लोगों के मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस नाव में टोटल 11 लोग सवार थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी थे और जिसमें अभी तक 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं और यहाँ के लोगों का ही कहना है कि इस घटना में मौत भी हुई है। करंट लगने से दुकानदार की हुई दर्दनाक मौत, तो गुस्साए लोगों ने किया भारी बवाल, बुलानी पड़ गई कई थानों की पुलिस। जी हाँ, देखिए, अब बिहार के जमुई से बड़ी खबर है। जमुई में करंट लगने से एक चाट दुकानदार की दर्दनाक मौत हो गई। तो घटना में गुस्साए लोगों ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर उतरकर हंगामा किया और गुगुलडीह चौक को जाम कर दिया। वहीं पर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद गुस्साए लोगों को शांत कराया और हालात को काबू में किया। वैसे आपको बता दें कि बरहट थाना क्षेत्र के गुगुलडीह गांव में काली पूजा मूर्ति विसर्जन के बाद करंट लगने से चाट दुकानदार की मौत हो गई। मृतक गांव के ही किशोर मालाकार का 38 वर्षीय पुत्र रंजित मालाकार था और बताया जाता है कि काली मंदिर में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन के 2 घंटे के बाद भी मेले में अच्छी भीड़ लगी हुई थी और इसी दौरान रंजित मालाकार बिजली के तार के संपर्क में आ गया। बिहार में कटिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात, जल्द मिलेगी खुशखबरी। जी हां, कटिहार जिले में सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सब्जी खेती पर किसानों को अनुदान दे रही है। जिला उद्यान विभाग के द्वारा सब्जी खेती और बीज मसाला उत्पादन को लेकर योजना चला रही है। तो विभाग के द्वारा सब्जी विकास योजना के तहत हाइब्रिड सब्जी खेती को लेकर किसानों को प्रति सब्जी के पौधे और अनुदान देगी। तो विभाग के द्वारा अब सब्जी विकास योजना के तहत हाइब्रिड सब्जी खेती को लेकर किसानों को प्रति सब्जी के पौधे पर अब अनुदान भी देगा।
जिसमें फूलगोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली और शिमला मिर्च की खेती के लिए विभाग के द्वारा लक्ष्य दिया गया है। जिला उद्यान विभाग के द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी लिया जा रहा है। विभाग के द्वारा किसानों को बेहतर गुणवत्ता के सब्जी के पौधे दिया जाएगा। बिहार के स्कूल में अश्लील वीडियो देख रहा था शिक्षक। विरोध करने पर 2 टीचरों के बीच हुई मारपीट, एक को किया गया सस्पेंड। वैसे आपको बता दें कि 25 अक्टूबर 2024 को दोपहर के बाद मध्य विद्यालय महारस में एक शिक्षक मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख रहा था, जिसका विरोध दूसरे शिक्षक के द्वारा किया गया। इस पर ही दोनों के बीच मारपीट हो गई और इस घटना को लेकर जख्मी शिक्षक ने थाना में आवेदन देकर मारपीट करने और नकदी छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। और इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि आवेदन प्राप्त हुआ था और जाँच चल रही है। वहीं इधर डीईओ ने अपने पत्र में कहा है कि विद्यालय अवधि में 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक शिक्षक उदय मेहता का सिर फट गया और जिसे प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। वहीं इधर दूसरे शिक्षक विकास कुमार विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महारस अंचल बनमाई टहरी को बिहार राज्य अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 नियम 14 के तहत पत्र निर्गत के तिथि से निलंबित करते हुए अब विभागीय कार्यवाही संचालित करने का संकल्प लिया गया है। बिहार में माओवादियों ने पोस्टर के जरिए टोल प्लाजा के कर्मचारियों को धमकाया, कहा कि 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। जी हां, देखिए ये बड़ी खबर गया से है। बिहार के गया में टोल प्लाजा के कामकाज को रोकने के लिए बड़ी धमकी मिल रही है। धमकी को लेकर पोस्टर भी चिपकाया गया है और आमस थाना क्षेत्र की सांवकला गांव के पास नेशनल हाईवे 2 के टोल नाका को धमकी मिली है। पर्चा मिलने के बाद टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों में अब भय का माहौल भी पैदा हो गया है। देखिए शैलेश कुमार आमस थानाध्यक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच की जा रही है। पर्चा किसने चिपकाया है, इन सब चीजों पर जांच करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। वैसे बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के सामने एक गुमटी पर माओवादियों के द्वारा पर्चा चिपकाकर मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी गई है और पर्चा में लिखा गया है कि टोल पर कभी भी नक्सली कार्यवाही हो सकती है। इसमें मैनेजर दीपक और विनोद की हत्या की जा सकती है। वहीं पर्चा में टोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी कहा गया है कि जब तक कंपनी के लोग बात नहीं करते तब तक कोई काम नहीं करें, वरना 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। पर्चा में टोल मैनेजर पर आमस थाना की पुलिस को पैसा देने का आरोप लगाया गया है।